हम अपने नेक्स्ट प्रोविजन 216 पर बढ़ जाते हैं। 216 रिलेट करता है 232 ऑफ बीएनएस। पहले बड़ा आसान था, ये 216 सीआरपीसी के अंदर हुआ करता था 195A, और ये जो 232 बीएनएस लिखा है ये भी आईपीसी में 195A ही था, दोनों जगह 195A 195। अब आपको ध्यान रखना 216 के लिए 16 दूनी 32, 16 टू 32, 232 याद रखना। 232 क्या प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को थ्रेटन करते हो फॉल्स एविडेंस देने के लिए, किसी व्यक्ति को थ्रेटन करते हो, विटनेस को थ्रेटन करते हो कि आप फॉल्स एविडेंस दोगे, थ्रेटनिंग अ विटनेस टू गिव फॉल्स एविडेंस, देन इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 232। और ऐसे केसेस में कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? तो कंप्लेंट में बी फाइल्ड बाय द विटनेस और एनी अदर पर्सन। ठीक है, विटनेस और एनी अदर पर्सन, पता नहीं क्यों ही लिखना था लेकिन लिखा हुआ है। विटनेस और एनी अदर पर्सन मे फाइल अ कंप्लेंट। बात समझ आ गई नहीं आई बताइए जरा? बहुत आसान सा था ये, कोई दिक्कत नहीं रही होगी मेरे समझ से आपको। कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाएगी 232 का जब भी ऑफेंस हो। ऑफेंस भी मैंने बता दिया आपको, थ्रेटनिंग अ विटनेस टू गिव फॉल्स एविडेंस। ठीक है, आगे बढ़े। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर, अब यहां पे मैं आपको देखिए लिखवाऊंगा नहीं, आप याद रखिए कि इसी तरीके से लिखना है आपको। मैंने 195 के बारे में, सॉरी अब 215 हो गया है, 215 मैंने आपको लिखवा दिया, बता दिया कि किस तरीके से आप उसको समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे ये प्रोविजंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग यू राइट दिस 217, बट आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें आखिर हैं किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, वाई दे आर रिटन लाइक दिस। अरे ये बात समझ, देखिए सर, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, इस चीज़ का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कोर्ट जो है इन चीज़ों का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 7, क्या है भाई चैप्टर 7? बड़ा आसान है, स्टेट से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए आपके। आ रही बात समझ? स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, वो वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट के वाले, और सेक्शन 196, 299 ऑफ सबसेक्शन 1 और 353, जहां पर हेट्रेड वगैरह फैलाने के ऑफेंसेस होते हैं, वो ऑफेंस, वो प्रोविजंस हैं ये 196, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाए, 299 सबसेक्शन 1, उसके ऊपर तो गाना भी था 299 सबसेक्शन 1। पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था ये 295A 295, सिद्धू मूसे वाले का गाना आता है 295, उसी के रिगार्डिंग था। तो ये ऑफेंसेस जहां पर होंगे, या इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, या इनके अबेटमेंट की बात होगी, तो इनका जो कॉग्निजेंस है वो केवल और केवल प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद ही कॉग्निजेंस लिया। ऐसे केसेस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, सैंक्शन लेटर लगाना पड़ेगा कंप्लेंट के साथ में, उसके बाद ही आप जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बिना प्रीवियस सैंक्शन लिए कॉग्निजेंस जो है नहीं लिया जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू और नॉट? बताओ जरा, बहुत आसान सा है। और देखो जरा आगे और ऑफेंसेस हैं। कोई ऑफेंस जो कि 197 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ 353 या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेट करता है, तो ऐसे ऑफेंसेस का अगर आप कॉग्निजेंस लेना चाहते हैं तो प्रीवियस सैंक्शन लगेगी, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब भी इसमें जो है सैंक्शन दे सकते हैं। बात आपको समझ आई नहीं है? ये जरा क्लियर हुआ नहीं हुआ?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू और नॉट? अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आपका देखो, यहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है, ध्यान से सुनिएगा जरा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केवल रिलेट करती है उन ऑफेंसेस के साथ में जो क्लॉज ए में मेंशन्ड है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किन के लिए? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसके लिए? 197 और 353 के सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के लिए। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसके लिए? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसके लिए? ये चैप्टर 7 196 299 353 के। और अगर जनरल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आती है, जनरल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केसेस आते हैं, किसी भी तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, तो उसको डील करा जाएगा आपका सबसेक्शन 3 के अंदर, सबसेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, यहां पे बड़ी आसान सी बात दी गई है। बोला गया कि अगर सेक्शन 61, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आप पनिशेबल बनाते हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहां पनिश कर होती है? 61 सबसेक्शन 2, पहले ये 120B था आईपीसी में, अभी 61 सबसेक्शन 2 हो गया है। इसको आप पनिश करते हो, कहां पनिश करते हो? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 61 सबसेक्शन 2 में पनिश करते हो, वहां पनिशमेंट, बिल्कुल भाई पनिशमेंट दिया। तो बोला अगर किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट 2 साल से कम है, कितना? 2 साल से कम, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल भी नहीं, 2 साल से कम है। अगर किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट 2 साल से कम है, तो वहां पर आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का या डिस्ट्रिक्ट। ज्यादा में नहीं लेना है, 2 साल से ज्यादा पनिशेबल है, 2 साल पनिशेबल है, 2 साल से ज्यादा पनिशेबल है, वहां पर आपको सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सैंक्शन कब लेना है? जब 2 साल से कम है। तो आपको लग रहा होगा कैसा उल्टा सा प्रोविजन है, ज्यादा में सैंक्शन नहीं चाहिए, कम में सैंक्शन चाहिए। तो भाई वो बात इसीलिए जरूरी है कि जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पढ़ने जाएंगे ना, तो आप जानेंगे इट इज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, बीएनएस का वो लेक्चर जिसमें हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ा था, वेयर 2 or more person agree, केवल अग्रीमेंट इज सफिशिएंट, मेयर अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम इज सफिशिएंट। आपने कोई ओवर्ट एक्ट नहीं करा, you have not committed any overt act which is required when there is abetment by conspiracy under section 45 of BNS। 45 BNS पढ़ने जाते हो, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हो, you require an overt act, that overt act is not required in section 61 subsection 2 when you want to punish agreement to commit an offense between 2 or more persons, mere agreement is sufficient। तो अननेसेसरली ट्रिफल मैटर्स में बहुत साधारण से 2 साल से कम वाले पनिशमेंट, मतलब बहुत साधारण सी कॉन्स्पिरेसी आप कर रहे होगे, बहुत नॉर्मल सी कॉन्स्पिरेसी आप कमिट कर। तो ऐसी नॉर्मल सी कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको अननेसेसरली परेशान ना किया जाए, ट्रिफल मैटर्स के लिए परेशान ना किया जाए, इसलिए बोला गया स्टेट गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब की सैंक्शन लगेगी, प्रीवियस सैंक्शन लगेगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको 215 में ऑलरेडी डील किया गया है, तो फिर यहां पर कंसेंट की जरूरत नहीं है। भाई कंप्लेंट ही कोर्ट को करनी है, कंप्लेंट ही अगर पब्लिक सर्वेंट को करनी है, तो फिर ऐसे सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे 215 अप्लाई होता है, 215 अप्लाई कहां होता है? जहां पे लॉफुल कंटेम्प्ट है, लॉफुल कंटेम्प्ट नहीं, कंटेम्प्ट है लॉफुल अथॉरिटी का, या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं। तो 2 साल से कम वाले में देखो जरा कैसे लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61 अदर देन, इनको छोड़ करके आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, देखो कितने अजीब ढंग से इसको लिखा हुआ है,
नो लिखा, फिर अदर देन लिखा और फिर अनलेस लिखा। देखो जरा ये तीन शब्दों को देखो, इन तीन शब्दों को देखो आप। नो लिख दिया, फिर अदर देन लिख दिया और फिर अनलेस लगा दिया। कितना कंफ्यूजिंग बना दिया। व्हाट यू मेड इट, नथिंग बट कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग इट इज। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस of criminal conspiracy under subsection 2 of 61 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 other than a criminal conspiracy to commit offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards unless। अब पढ़ने से हो सकता है कंफ्यूजन माइंड में ये क्रिएट हो जाए, इनके लिए जरूरी है, लेकिन इनके लिए जरूरी अदर लिख दिया ना, अदर देन, मैंने इसलिए आपको हाईलाइट कर दिया वो वर्ड। The state government or the district magistrate has consented in writing to the initiation, consented in writing to the initiation of the proceeding। उनकी कंसेंट राइटिंग में जरूरी है, लिखना चाहें तो इसके लिए आप 2 लाइनें लिख लीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपके लिए कंफ्यूजिंग ना रहे वो ऐसा मैं चाहता हूं। आप अगली बार पढ़ने जाएं उसको तो नोट्स में लिखी हुई इस बात को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठी रहेगी, आप कंफ्यूज ना हो जाएं बाद में। So it becomes important that you write this। लिखिएगा जरा, इन केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 BNS punishable not more than 2 years of rigorous imprisonment then consent in writing of state government or DM, SG और DM ऐसा लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट DM, अब DM लिख सकते, DM is required for initiation of things, बट आगे लिखिएगा, बट no such consent is necessary where section 215 is applicable, ठीक है। अब नोट में एक और 2 बातें लिख लीजिए जो मैंने आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया कि क्यों ये छोटे अपराध को, छोटे पनिशमेंट के लिए कंसेंट जरूरी है जबकि बड़े के लिए ज़रूरी नहीं है। लिख लीजिएगा ज़रा, कॉन्स्पिरेसी ऑफ ट्रिफल मैटर्स interfering with privacy of accused is a kind of grave thing as offense of criminal conspiracy requires only agreement to be proved, that is why
सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, और कंसेंट लिख लेना, कंसेंट इज अ मोर appropriate term because it is mentioned. Proved, that is why consent is required in less punishment, is required in less चलिए आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 बड़ी आसान सी बात बोलता है कि भाई साहब आपको सैंक्शन देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट होने के नाते, स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने के नाते कंसेंट देना है या सैंक्शन देना है। सबसेक्शन 3 में कंसेंट देना है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में आपको क्या देना है, सैंक्शन देना है। तो सैंक्शन देने में, कंसेंट देने से पहले आप एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं, और ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी जो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का हो। इंस्पेक्टर रैंक क्या, उससे ऊपर का जो पुलिस ऑफिसर है उससे आप क्या कराएंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं, वो सैंक्शन देने से पहले। और जब वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको वो पावर्स होंगी जो सबसेक्शन 3 ऑफ 174 में लिखी हुई हैं। 174 सबसेक्शन 3 में कौन सी पावर लिखी है, द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन केसेस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आपको क्या पावर्स होती है पुलिस ऑफिसर को, वो दिया हुआ है आपका 174 सबसेक्शन। कैसी पावर होती है, क्या लिखा है 174 सबसेक्शन 3 में, तो बहुत आसानी से आपको ध्यान है कि दे विल हैव ऑल दी पावर्स विच दे हैव इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है पावर्स, वही पावर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में होती है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर बस नहीं होगी, बाकी सारी पावर जो वहाँ होती है वही पावर्स आपको यहाँ होगी। तो वही पावर आपको इस प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो उसमें भी। इतनी बात क्या क्लियर है? 217 में आपको कोई डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट इन सेक्शन 217? कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट नहीं होगा, नहीं है, ये बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 218 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड, कोई अंतर नहीं है। कंसेंट मतलब सहमति दे देना कि भाई सहमति दे। सैंक्शन थोड़ा सा भारी शब्द लगता है, हरी बात में। अब वो पहले से लोगे आप सैंक्शन, ऐसा लगता है कि पहले से आप अनुमोदन लेते हैं, आप वो तो अप्रूवल होता है अनुमोदन, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है कंसेंट मतलब प्रोसीडिंग तो चल ही रही है, उसके लिए कंसेंट दे दी, लेकिन कॉग्निजेंस तो तब भी नहीं लेना है ना आपको, कॉग्निजेंस तो उसके बाद ही ले पाओगे जब कंसेंट मिल जाएगी। ठीक है, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं। आगे बढ़े, कोई समस्या? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। अगर जजेस और पब्लिक सर्वेंट, ध्यान से समझिएगा जरा, जजेस या पब्लिक सर्वेंट जो हैं, पब्लिक सर्वेंट सारे नहीं, देखो मैं बताऊं, पब्लिक सर्वेंट वो वाले जिनको बिना सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आप रिमूव नहीं कर सकते, वो वाले पब्लिक सर्वेंट। बस सारे पब्लिक सर्वेंट के लिए 218 नहीं है, ऐसे पब्लिक सर्वेंट के लिए है जिनको बिना सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के आप रिमूव नहीं कर सकते। बहुत सारे को आप बिना उसके रिमूव कर सकते हैं, भाई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठाई और रिमूव कर दिया, लेकिन आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, इनको बिना कंसेंट के क्या रिमूव किया जा सकता है? नहीं। तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के लिए है जिनको बिना सैंक्शन के आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप 218 रखते हैं।
तो भाई कोई जजेस हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए, ध्यान से समझिएगा जरा, ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ऐसे ऑफेंस के लिए ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ऐसे ऑफेंस के लिए आपको पहले रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट से, किसके लिए काम कर रहा है इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या लेंगे, पहले सैंक्शन लेंगे और उसके बाद ही उसके अगेंस्ट जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं कॉग्निजेंस। तो यहां पे हमें एक दो चीजें समझनी है। पहली बात तो कि इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी का मतलब क्या है, आ रही है बात समझ। इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी का, आप अपनी ड्यूटी करते समय ऐसा अपराध कर देते हैं, आप ड्यूटी पर थे और आपने अपराध कर दिया, क्या ये मतलब है, या आप अपनी ड्यूटी करने के लिए आपने वो अपराध आपसे हो गया, इस चीज को जो है हमें समझना है। ड्यूरिंग सच ऑफिस और इन डिस्चार्ज ऑफ। और देखो एक बात ये भी समझनी है, क्या ये केवल आपके पास प्रोटेक्शन तभी अवेलेबल है जब आप पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए आप रिटायर कर गए और उस समय की कोई घटना आई तो फिर क्या सैंक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं, तब भी है और उसके बाद भी अवेलेबल, हमेशा ये प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल होगा। ये दो चार बातों को जो है हमें जानना है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी है यहाँ पे प्रोविजन, भाई आर्म्ड फोर्सेस आई और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी। स्टेट में काम कर रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। लेकिन अगर स्टेट में काम कर रही थी और इमरजेंसी लगी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी लग रखी है, तो फिर ऐसे केस में, या स्टेट इमरजेंसी लग रखी है तो ऐसे केस में स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई इमरजेंसी के केस में कौन दे कंसेंट, मान लीजिए स्टेट इमरजेंसी लगी है, स्टेट को कंसेंट देना था, स्टेट का एग्जीक्यूटिव तो है ही नहीं, सब कुछ सेंट्रल के कंट्रोल में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी अब कंसेंट कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो यही दो चार बातें हैं। और एक जो नया प्रोविजन है जो पहले यहाँ पे नहीं था, अब जो है जोड़ दिया गया है, वो जोड़ दिया गया है समय सीमा डाल देना। पहले ये सैंक्शन देने के लिए कोई पीरियड डिस्क्राइब नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नोटिस गया, सैंक्शन लेने के लिए आपने एप्लीकेशन डाल दी और सैंक्शन मिलता ही नहीं था, सालों बीत जाते थे सैंक्शन लेने में। तो इसी के लिए एक नया प्रोवाइजो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, और वो एग्जाम में मेरे समझ से क्वेश्चन भी बनेगा कि आपको 120 दिन के अंदर डिसीजन लेना है। गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया गया कि गवर्नमेंट को 120 दिन के अंदर डिसीजन लेना है। अगर 120 दिन के अंदर डिसीजन नहीं लिया गया, आपसे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट से 120 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि आपको सैंक्शन देना है या नहीं देना। और अगर आपने 120 दिन निकाल दिए, सैंक्शन नहीं दिया, तो मान लिया जाएगा कि आपने सैंक्शन दे दिया है। 120 days, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस 218 बिकॉज इट इज न्यू। बाकी तो मैंने आपको जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो बता ही दी है। नाउ स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, मैं बता दूंगा आपको ये, बट स्टार्ट राइटिंग अबाउट। पॉइंट्स में लिखते जाइएगा, मैं पॉइंट्स में आपको लिखा रहा हूँ तो जल्दी हो जाएगा आपका। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ employee of central government and state government. Next, protection is available for both employee of central government and state government. Next, it is available when he is serving as a judge or a public servant ब्रैकेट में लिखना, नॉट रिमूवेबल, पब्लिक सर्वेंट के ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस except with the sanction of the government, except with the sanction of government, bracket close.
ब्रैकेट के बाद लिखना एंड furthermore it is available afterwards as well. After his services as जज और पब्लिक सर्वेंट। भाई आप रिटायर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल रहेगा। आप हट गए आपकी जॉब से, ऐसा नहीं कि ये प्रोटेक्शन अवेलेबल, आपके पास ये प्रोटेक्शन तब भी है। तब, लेकिन है क्यों? ऑब्वियस सी बात है, ये तब है जब आपने वो ऑफेंस जो है आपकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में आपसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर ऑफेंसेस protection is available for offenses alleged to have been committed in discharge of his official duty नेक्स्ट लिखिएगा, previous sanction of state government or central government will be required for taking cognizance of such offenses उसी में आगे लिखिएगा, when emergency is in operation as per section 356 then sanction will be given by central government in place of स्टेट गवर्नमेंट। भाई जब स्टेट इमरजेंसी लग गई तो सैंक्शन कौन देगा, बताओ ज़रा। जब स्टेट इमरजेंसी लग गई तो स्टेट एग्जीक्यूटिव रहा ही नहीं, स्टेट एग्जीक्यूटिव किसके अंदर आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिशन देगी स्टेट गवर्नमेंट की जगह। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय, नेक्स्ट लिखिएगा, इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय any member of armed forces in discharge of his official duty सैंक्शन ऑफ, बताओ जरा, स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट? आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो किसके अंडर होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी। सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मान लीजिए उन सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मान लीजिए किसी जगह दंगे हो गए, अब उस दंगों के लिए आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। आर्म फोर्सेस फिर किसके अंडर जाकर करके काम करती हैं, वहाँ का जो डीएम होगा उसके अंडर काम कर रही होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है। तो फिर ऐसे केस में अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए जो है फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंक्शन दे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if armed forces are deployed in maintenance of public order, if armed forces are deployed in maintenance of public order,
and they are acting under the command of state government, under the command of state government, then sanction of state government is required. Then sanction of state government is... लेकिन यही केस में सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इसी केस में मान लीजिए फिर से इमरजेंसी लग जाती है 356 की, तो फिर कंसेंट कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बात भी आप लिख लेना, इन 356 सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब किसी को लिए भी सैंक्शन देती है कि भाई इस व्यक्ति का आप प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, तो वो साथ साथ बता सकती है किन अपराधों के लिए किस तरीके से और कौन से कोर्ट के सामने जो है ऐसा प्रोसिक्यूशन होगा। ये सारी बातें जो है कौन बता सकता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बता। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसेक्शन, मतलब सबसेक्शन 5 हो गया है। देखिए ज़रा, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? द पर्सन बाय हुम, किसके द्वारा, द मैनर इन विच, पर्सन डिसाइड कर सकते हैं, मैनर डिसाइड कर सकते हैं, एंड द ऑफेंस और ऑफेंसेस फॉर विच द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच जज, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट इज टू बी कंडक्ट एंड मे स्पेसिफाई द कोर्ट बिफोर विच ट्रायल इज टू बी हेल्ड। तो पर्सन कौन इसको कौन डिसाइड करेगा, कौन जज होगा, क्या मैनर होगा, किन अपराधों के लिए आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और किस कोर्ट के सामने किया जाएगा, ये सब कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो लिख लेना आप, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन द पर्सन बाय हुम एंड द मैनर इन विच एंड द ऑफेंसेस फॉर विच एंड द कोर्ट बिफोर विच trial will be held and prosecution will be conducted. Trial will be held and prosecution will be conducted. आई बात समझ में नहीं आई? सेक्शन आपको 218 की बातें सारी समझ में आई या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि आप इनके सामने जो है करेंगे। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में, जैसे केस आया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले टीआई साहब ने क्या किया, एक अक्यूज को पकड़ा और उसको लेकर के गए, पेड़ से उल्टा लटका दिया, नंगा, नेकेड लटका दिया, और उससे पूछता, वो मर गया बेचारा। नाउ द क्वेश्चन केम वेदर इट इज इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और नॉट। कोर्ट सेड वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एंड व्हाट इज इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। क्योंकि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान बहुत कुछ करते हो, लेकिन वो बहुत कुछ इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। क्या आपकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए ऐसा करना जरूरी था? अगर हाँ, उसमें अगर निकल कर, जरूरी मतलब क्या वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। इसके लिए एचबीबी गिल केस एक इंपॉर्टेंट केस आता है। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर जो है, एचबीबी गिल केस में बोला क्या, एचएचबी गिल केस है, एक प्रिवी काउंसिल का 1948 का केस है, एचएचबी गिल। वहां पर प्रिवी काउंसिल बोलता है कि एक डॉक्टर साहब एक पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, एक डॉक्टर साहब एक पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑपरेट करते समय वो उसकी पॉकेट मार देते हैं। पॉकेट में बढ़िया कुछ का मटेरियल होगा, डायमंड रिंग पड़ी होगी, गोल्ड पड़ा होगा, करोड़ों का चेक पड़ा होगा शायद। तभी डॉक्टर साहब का ऐसा मन हो गया
कि भाई ये उठा लेते हैं। तो क्या बोला गया ये इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? द आंसर इज नो, इज नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल, इट इज ड्यूरिंग द ड्यूटी। आप ड्यूटी के दौरान ऐसा कर रहे हो, बिल्कुल समझते हैं, बट इट कैन नॉट बी सेट टू बी इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग ड्यूटी अगर हम मानने लग जाएं तो एवरीथिंग एनीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट, ये चोरी भी उसी में आ जाएगी, और उसके लिए भी हमें प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की जरूरत पड़ जाए शायद। तो इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड, इसको स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। आ रही है बात समझ में? बताओ जरा, ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर साहब को क्या चोरी करना जरूरी है? नहीं, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करने के लिए चोरी करना जरूरी नहीं। अब हाँ, डॉक्टर साहब से धोखे से कैंची अंदर छूट जाती है तो भाई ये इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल, ये अपराध है, हो सकता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जाए इसको, और हो सकता है सामने वाला व्यक्ति इस पे जो है ग्रीवस इंजरी का केस भी लगा दे, और अगर वो मर जाए तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस लगा दे, या फिर मैं कह रहा हूँ कल्पेबल होमिसाइड ही लगा दे, लगा सकता है, बट इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। लेकिन पिक पॉकेटिंग करना क्या ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी है? क्या ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी है? द आंसर इज नो। ठीक है, लिखिएगा ज़रा, पहले क्वेश्चन लिखिए आप। व्हेन ऑफेंस कैन बी, व्हेन ऑफेंस कैन बी said to have been committed, said to have been committed, when offense can be said to have been committed in discharge of duty, whether it should be interpreted narrowly or widely, क्या इसको widely interpret करना चाहिए या narrowly interpret करना चाहिए, ये भी हमें, whether it should be interpreted narrowly or widely, when offense can be said to have been committed in discharge of duty, it should be interpreted narrowly or widely, narrowly और widely, widely करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। लिखना स्टार्ट करिए, आंसर के फॉर्म में लिखिएगा आप। If it is interpreted widely, if it is interpreted widely, there will be unnecessary benefit, there will be unnecessary benefit। मैंने आपको पॉइंट्स में वो पॉइंट नहीं लिखवाया 120 डेज वाला, तो आप जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा है उसके ऊपर वहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस सैंक्शन हैज़ टू बी गिवन और डिसीजन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सैंक्शन हैज़ टू बी टेकन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। ये वाली बात लिख लेना, ये जो नई बात है मैं आपको लिखवाना भूल गया। ये लिखवा दिया है, मुझे बताओ ज़रा, लिखवा तो नहीं दिया है? ऐसा तो नहीं लिखवा दिया हो? लिखवा दिया है क्या मैंने? अरे हाँ ना, कोई एक जन तो बोल दो। नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया तो आप लिख लेना वहाँ पर जहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स खत्म हुए होंगे, 6 7 8 पॉइंट होंगे, है ना, वहाँ पे एक पॉइंट और बना लेना, द डिसीजन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सैंक्शन टू बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट विद इन 120 days फ्रॉम मेकिंग सच रिक्वेस्ट। And if no such decision is taken, if no decision is taken, if no decision is taken, it shall be deemed that, shall be deemed that sanction has been given, sanction been given, deemed that sanction। ठीक है, वो बात वहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे मत लिखने लगना। ये याद आया, चलिए ज़रा
यहाँ पे कहाँ तक लिख लिया आपने, मुझे बताइए ज़रा, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, unnecessary benefit and in interpreting narrowly narrowly only those offense which are committed strictly in official duty, which are committed strictly in official duty, and in adherence to duty, and in adherence to duty, and in adherence to duty will get protection. प्रोटेक्शन का मतलब ये मत समझ जाना आपकी भाई उनको क्षमा मिल जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, नहीं, सैंक्शन जरूरी पड़ेगी, ये प्रोटेक्शन है, सीधे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाए। दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 218। आगे लिखिएगा ड्यूरिंग एंड इन डिस्चार्ज, ड्यूरिंग को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, एंड के बाद इन डिस्चार्ज को कॉमा में लिख लेना। दोनों के बीच हम डिफरेंस जानना चाहते हैं, ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी, इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल, इन दोनों का डिफरेंस जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एंड इन डिस्चार्ज आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स। भाई HHB गिल वाला एग्जाम्पल आप लिखेंगे, different things. A patient is being treated upon by a doctor. Stop. A patient thinks. Stop. A patient is being treated upon by a doctor. Is being treated upon by a doctor, and meanwhile, the doctor pickpockets him. The doctor pickpockets him. Doctor pickpockets. Full stop. It is not in discharge of official duty. It is not in discharge of official duty, but during discharge of duty, during discharge of duty. So it has to be construed narrowly and strictly. Has to be construed narrowly and strictly. अब एक जज साहब अपना जजमेंट देने के लिए ब्राइब लेते हैं, बताओ जरा ये ड्यूरिंग है या इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी? जजमेंट देने के लिए ब्राइब लेते हैं, ड्यूरिंग। इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी कैसे? भाई ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपको एक थोड़ा ना लेने की जरूरत है। सेम गोज विद दैट केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस आत्माराम, लिख लीजिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस आत्माराम 1966। वही SHO साहब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्यूज्ड को लिया, उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, उसको स्ट्रिप किया टू बी नेकेड, और फिर उसको लटका दिया पेड़ से, मर गया बेचारा। व्हाट वाज दैट? ऐसे एक्ट के लिए बेनिफिट कैसे अवेलेबल? इज नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल। हाउ डू यू कन्फाइन अ पर्सन wrongfully? He might have committed offense, but he has every right to be treated humanly. There's another case, Sambhunath Mishra. Sambhunath Mishra was a government employee.
और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते उसने क्या कर दिया, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है बनाए एक व्यक्ति के कहने पे। द क्वेश्चन केम बिफोर द कोर्ट that whether sanction is required in such cases or not. The court first went into the inquiry of whether it is in discharge of official duty or it is during the official duty. And the court answered it negatively by stating that being in the job, the official duty of his provided him with the opportunity of committing that particular crime. वो जो जॉब है, उस जॉब ने उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी वो क्राइम कमिट करने की, बट दैट क्राइम इज नॉट कमिटेड इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी बट ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी। आ रही है बात समझ? शंभुनाथ, यू राइट इट डाउन एज पर योर विश कि भाई कैसे आपको लिखना है, दैट इज अप टू यू। ये लिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिखवा दूं? लिखवा दूं क्या? एक जजमेंट लिख लीजिए, चलिए आप शंभुनाथ मिश्रा वाला लिख लीजिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस आत्माराम तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या किया है। आप इतनी निर्मम कहानी तो मेरे समझ से मस्तिष्क में छाप के रखेंगे। चलिए ज़रा देखिए, इन शंभुनाथ मिश्रा कोर्ट सेड fabrication of the record while performing duty is not in discharge of official duty, not in discharge of official duty, not discharge of official duty. Not in discharge of official duty. Discharge of. Further, court said that official duty provided him. Further, court said that official duty provided him opportunity to commit the offense. Opportunity to commit the offense. But that does not mean it was committed in discharge of, does not mean it was committed in discharge of official duty. Official लिख लिया। 218 को लेकर के आपको कोई समस्या है, दिमाग में कोई प्रश्न है जो आप चाह रहे हो कि आंसर किया जाए, हैज़ नॉट बीन आंसर्ड है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, समझ में आता है, तो वो मुझे अभी बता दीजिए ज़रा। इज देयर एनीथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग? ठीक है, आ गया ना समझ में? इसमें नहीं लिखेंगे हम कुछ, आगे के नेक्स्ट 3 सेक्शंस में कुछ नहीं है लिखने को। 219, 20, 21 में देयर इज नथिंग मच, बहुत आसान से प्रोविजन। मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस में कौन जो है कंप्लेनेंट हो सकता है? मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस में कौन जो है कंप्लेनेंट हो सकता है? तो द आंसर केम अग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट हो सकता है। बहुत आसानी से जवाब दिया कि अग्रीव्ड पर्सन जो है वो कंप्लेनेंट होगा। अरे भाई, अग्रीव्ड पर्सन कौन है? वो जो है हमें जानना है, उसी का जवाब जो है हमें 219 में मिलेगा।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। एक पुरुष ने एक वाइफ के रहते हुए, अपनी पत्नी के रहते हुए, उस मेल ने एक दूसरी शादी कर ली। बताओ जरा, अग्रीव्ड पर्सन कौन? सच वुमेन, जो उसकी वाइफ है वो अग्रीव्ड पर्सन है। वाइफ जो है वो अग्रीव्ड, अच्छा वो भी अग्रीव्ड है अगर उसको पता लगता है कि भाई उसके रहते हुए मेरे से शादी करी और मेरे से बताया भी नहीं है, ही इज ऑल्सो अग्रीव्ड पर्सन। लेकिन अगर वाइफ अग्रीव्ड पर्सन है तो क्या प्रोविजंस होंगे वो हमें जान, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड आप जान रहे हो। ठीक है, सेक्शन 84 BNS यूज्ड टू बी 498। enticing away or detaining a wife for the wife of some other person with criminal intention। क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में किसी और की वाइफ को इंटाइस अवे करना या डिटेन करना, कौन अग्रीव्ड है? यहां पे अग्रीव्ड माना जाता है हस्बैंड को। एडल्ट्री में भी ऐसे ही होता था, जो हस्बैंड होता था वो अग्रीव्ड बनता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ जो है वो अपनी बॉडी पे फुल पावर रखती है, एंड हस्बैंड कैन नॉट बी सेड टू बी द मास्टर ऑफ वाइफ। शी कैन मेक हर ओन चॉइसेस। राइट टू प्रिवेसी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था जिसकी वजह से जोसेफ साइन का जजमेंट आ पाया। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो भाई मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस में जो है कौन अग्रीव्ड होगा वो हमें जानना है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन लोग कंप्लेनेंट कर सकते हैं, उनको जो है हमें जानना है। ठीक है, एक एक करके ज़रा आराम से, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के आप जो है सारे प्रोविजंस को देखते जाएंगे। आई एम नॉट मेकिंग यू टू राइट सम थिंग्स इन दिस कि भाई आप कुछ लिख लीजिए, क्योंकि जो लिखा हुआ है दैट इज सफिशिएंटली रिटन। हाँ, कोई ऐसी बात निकल करके आती है तो वो मैं बात जरूर आपको बता दूंगा, बट एवरीथिंग इज वेरी मच प्रिटी क्लियर विच इज रिटन हेयर। बहुत बहुत आसान की भाषा में उसको लिखा गया है, बहुत आसानी से उसको समझाया और बताया गया है। ठीक है, चलिएगा जरा देखते हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, मैरिज से रिलेटेड है। देखो, हर एक आपको सेक्शन को, प्रोविजन को वन वर्ड जो है असाइन कर देना, एक वर्ड असाइन कर दीजिए, आपको तुरंत के तुरंत वो याद रहे। 215 ध्यान आए तो लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट, कोर्ट, ये ध्यान आ जाए। 216 ध्यान आते ही थ्रेटनिंग अ विटनेस ध्यान आ जाए। 217 स्टेट अफेयर्स याद आ जाए, कॉन्स्पिरेसी याद आ जाए। 218 जजेस मैजिस्ट्रेट याद आ जाए, पब्लिक सर्वेंट याद आ जाए। बस ऐसे ही आपको याद रखना। 219 जो है वो रिलेट करता है मैरिज। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल सेक्शन 81 to 84 of BNS except upon a complaint made by aggrieved person। कंप्लेंट जब तक अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा नहीं करी जाएगी तब तक आप जो है 81 से लगा करके 84 तक, जो दोनों को इंक्लूसिव है, दोनों इंक्लूसिव है। 81 से 84 बायगेमी है, मैं बताऊं मैं, बायगेमी से रिलेटेड प्रोविजंस है। 84 एक थोड़ा सा अलग होता है, वो मैंने आपको बता दिया। 81 से 84 तक जो है कोई अपराध होता है और उसका जो कॉग्निजेंस है वो तभी लिया जाएगा जब कंप्लेंट किसके द्वारा की जाएगी? अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा की जाएगी। अब देखो जरा, अग्रीव्ड पर्सन अगर चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, ये नया वर्ड जोड़ा गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंसेनिटी वगैरह, उसको हटा अलग मतलब एक नया शब्द जो है हम लेकर के अभी BNSS के अंदर आपको सब जगह देखने को मिलेगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट नीड्स, या फिर कोई किसी सिकनेस की वजह से, इन्फर्मिटी की वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर पा रहा, या फिर वो ऐसी वुमेन है जो कि कस्टम्स के कारण जनरली पब्लिक में अपीयर नहीं होती है, या उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है पब्लिक में अपीयर होने के। तो
अगर ऐसा केस है तो कोई भी व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा जरा, कोई भी व्यक्ति जो है क्या हो सकता है, उसके बिहाफ में कंप्लेंट कर सकता है। बस लीव लगेगी कोर्ट की परमिशन लगेगी, विद द लीव ऑफ द कोर्ट से ऐसी लीव लेकर के, ऐसी रियायत लेकर के कंप्लेंट कर सकता है कोई भी, सम अदर पर्सन, दिस अदर पर्सन not to be like relative or somebody, he can be any person, some other person with the leave of the court can be। पहले तो अग्रीव्ड को होना है, लेकिन अगर भाई वो अग्रीव्ड पर्सन चाइल्ड है, ऑब्वियसली बात है, चाइल्ड जो है वो कैसे आ पाए, अनसाउंड है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, वुमेन है जो कस्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं पब्लिक में अपीयर होती है, then in that case some other person with the leave of the court can be complained। बहुत आसान। अब मान लीजिए जो हस्बैंड है वो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है, हस्बैंड इज द अग्रीव्ड, ठीक है, सच पर्सन इज हस्बैंड, सच पर्सन इज हस्बैंड का मतलब अग्रीव्ड पर्सन इज हस्बैंड। ये सच का मतलब क्या है, सच पर्सन का मतलब क्या है, अग्रीव्ड पर्सन। वेयर द अग्रीव्ड पर्सन इज हस्बैंड, ही इज सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है, और उसको कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफाई करता है कि उसको जो है छुट्टियां नहीं मिल सकती हैं, इन पर्सन कंप्लेंट करने के लिए उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में, छुट्टियां नहीं मिल सकती, तो ऐसे केस में ही कैन ऑथराइज सम अदर पर्सन, वो किसी और दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। किसको ऑथराइज करे, ये इस हस्बैंड के ऊपर है, हस्बैंड किसी को भी ऑथराइज कर सकता है कि वो कंप्लेंट उसके बिहाफ में कर सके। आर्मी से छुट्टी नहीं मिल रही है, करना है कंप्लेंट, कैसे करोगे, किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर दो। कैसे ऑथराइज करना है, वो सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, बड़ा आसान लिखा हुआ है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, आप किसी को ऑथराइज करना चाहते हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट निकाल के लेके आएंगे, जहां पे ये लिखेंगे कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आप इसको साइन करेंगे और इसको काउंटर साइन करवाएंगे किससे, आपके कमांडिंग ऑफिसर से। कमांडिंग ऑफिसर से इसको आप काउंटर साइन कराएंगे और फिर इसको एविडेंस के तौर पे दिया जाएगा इस सर्टिफिकेट को कि भाई ऐसी आपको जो है छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से ये व्यक्ति जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन, ये सर्टिफिकेट जो है अटैच करना पड़ेगा आपको कि आपको लीव नहीं मिल रही है, उसको आप साइन करेंगे, उसको काउंटर साइन करेगा आपका कमांडिंग ऑफिसर, फिर उसको एविडेंस में लिया जाएगा और उसको इस सर्टिफिकेट से, इस सर्टिफिकेट को जेन्युइन माना जाएगा बिल्कुल। ये आपका सबसेक्शन 5 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, 4 और 5 इसी के साथ डील, ठीक है, ठीक है, मेरे समझ से आपको ये बात समझ में आ गई। वेयर सम पर्सन अग्रीड बाय एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इज वाइफ, अगर वाइफ है, देखो हस्बैंड की बात नहीं है, अगर 82 में जो व्यथित महिला है वो कौन है, वाइफ है, तो कंप्लेंट जो है उसके बिहाफ में, वाइफ तो कंप्लेंट कर ही सकती है, उसके बिहाफ में उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, या फादर और मदर का ब्रदर और सिस्टर जो है, या फिर अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति जो कि उससे ब्लड मैरिज या अडॉप्शन से रिलेटेड है, MBA, रिलेटेड बाय, अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाए तो एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू हर बाय MBA, मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, वो जो है कंप्लेंट कर सकता है। बहुत आसान है जानना, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, और इसके बाद में जो फादर और मदर हैं उनके जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी आपके बिहाफ में कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर कोर्ट की परमिशन ले लो तो फिर कोई भी व्यक्ति जो कि आपसे रिलेटेड हो, बस वाइफ से रिलेटेड हो, इस तरीके से MBA से, मैरिज, ब्लड और रिलेशन से, मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन से आपसे रिलेटेड है, वो क्या हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है। बट इन दैट केस आपको लीव ऑफ कोर्ट जरूरत पड़ेगी। बाकी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनको लीव ऑफ कोर्ट नहीं चाहिए। बात समझ आ गई, नहीं आई? 82 के लिए वाइफ अगर एग्रीव्ड है तो फिर क्या, कौन कौन कंप्लेनेंट हो सकता है? ये कंप्लेनेंट नहीं होंगे तो फिर आप जो है कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कॉग्निजेंस नहीं होगा उनका। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा।
आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं आ रहा है क्या समझ में? क्यों मानसी? आ रहा है समझ, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छा। फिर आगे देखो 84 के लिए लिखा है, अगर 84 में कोई अग्रीव्ड है, ठीक है, तो वो कौन अग्रीव्ड होगा? द हस्बैंड ऑफ वुमन। उसके अलावा और कोई अग्रीव्ड नहीं माना जाता है। किसी वाइफ को डिटेन कर लिया किसी ने, इंटाइस अवे कर लिया, तो ऐसे केसेस में केवल और केवल हस्बैंड जो है वुमेन का वो है अग्रीव्ड माना जाता है, और कोई अग्रीव्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ आ गई नहीं आई? ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, उसके पास में केयर है वुमेन की, ही हैज कस्टडी ऑफ द वुमेन, तो ही इज अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, चलिए जरा उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड बड़ा आसान है। अब भाई देखो, आप किसी माइनर के लिए, चाइल्ड के बिहाफ में, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के बिहाफ में, किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबल व्यक्ति के जगह आप कंप्लेनेंट बन रहे हैं, तो जब भी कोर्ट किसी को अलाउ करेगा, लीव चाहिए कोर्ट की लीव चाहिए नहीं चाहिए? लिखा हुआ था द लीव ऑफ द कोर्ट, देखो लिखा हुआ है विथ लीव ऑफ द कोर्ट, अलग रंग से इसको रंग देते हैं, विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो जब कोर्ट लीव देगा तो भाई उन लोगों को लीव देते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि क्या उसके कोई गार्जियन है, और परमिशन किसको देंगे? भाई गार्जियन को देंगे, ऑब्वियस सी बात है। या उनको, अगर आप उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं आप, तो कम से कम उनके गार्जियन वगैरह को सुन तो लीजिए कि भाई क्यों एक दूसरा व्यक्ति लगा रहा है, गार्जियन नहीं आ रहा है, कोई रीजन तो होगा। ठीक है, तो वही बात आपकी सबसेक्शन 3 में लिखी हुई है। व्हेन इन एनी केस क्लॉज ए मतलब वही चाइल्ड, अनसाउंड माइंड, सारा ये लोग, द कंप्लेनेंट इज सॉट टू बी मेड, कंप्लेंट इज सॉट टू बी मेड of a child or a person of unsound mind or who has not been unsound mind by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be guardian of the, जो कंप्लेंट करी जा रही है वो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो गार्जियन नहीं अपॉइंट किया गया है, और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड देयर इज गार्जियन, और कोर्ट को लगता है भाई कि गार्जियन तो अपॉइंट हुआ है, डिक्लेयर भी किया गया है, लेकिन ये जो कंप्लेंट की जा रही है गार्जियन के द्वारा नहीं की जा रही है, तो द कोर्ट बिफोर ग्रांटिंग एप्लीकेशन फॉर लीव, ऐसी लीव देने से पहले, कॉज अ नोटिस टू बी गिवन टू सच गार्जियन, गार्जियन को नोटिस देंगे और उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आखिर आप क्यों कंप्लेनेंट नहीं बने, इसमें दूसरा क्यों कंप्लेनेंट बनने के लिए लीव अप्लाई कर रहा है। बात समझ में आई नहीं आई बताइए जरा? फिर सब सेक्शन 4 की बातें मैं आपको बता ही चुका हूं कि आर्म्ड फोर्सेस में आप काम करते हैं, आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, आपको लीव नहीं मिल पा रही है, तो आप सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? सर्टिफिकेट देंगे। सबसेक्शन 4 देखो तो क्या बदला, द ऑथराइजेशन रेफर्ड इन क्लॉज बी सबसेक्शन 1 शैल बी इन राइटिंग, तो पहले राइटिंग में होना चाहिए ऑथराइजेशन। आप किसी और को ऑथराइज कर सकते हो कि आपकी जगह कोई और व्यक्ति जो है कंप्लेंट बन सके, तो ये ऑथराइजेशन राइटिंग में होना चाहिए। इसको साइन करना जाना चाहिए किसके द्वारा? और अदरवाइज अटेस्टेड बाय हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा साइन करना है। shall contain a statement to that effect that he has been informed of the allegations upon which the complaint is to be founded, कि भाई उसको पता है कि भाई किस बेसिस पे कंप्लेंट हो रही है। shall be countersigned by his commanding officer, कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा काउंटर साइन करा जाएगा, और साथ ही साथ उसमें एक सर्टिफिकेट भी अकम्पनी करा जाएगा ऐसे ऑफिसर के द्वारा कि भाई इसको जो है लीव नहीं दी जा सकती है, ऐसे पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए इसको लीव नहीं दे सकते। कंप्लेंट करने के लिए, इन पर्सन कंप्लेंट करने के लिए इसको ऐसी लीव नहीं। ये ऑथराइजेशन जो है राइटिंग में होना चाहिए, साइन करा जाना चाहिए ऑफिसर हस्बैंड के द्वारा, काउंटर साइन किया जाएगा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, और एक साथ साथ सर्टिफिकेट कि भाई इसको लीव नहीं दे सकते हैं, जिससे ये कंप्लेंट जो है इन पर्सन कर